नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर से। आपको रूबरू करा दें कि आगरा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि एमएलसी चुनाव को लेकर है। और वहीं आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। वहीं बीजेपी के विजय शिवहरे ने जीत दर्ज की है। इस वक्त की आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सपा के दिलीप यादव को भारी मतों से बीजेपी के प्रत्याशी ने हराया। और वहीं आपको बता दें कि विजय शिवहरे ने जीत दर्ज किया। विजय शिवहरे को करीब 3,471 मत मिले। और वहीं आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी दिलीप यादव को सिर्फ 205 मत ही मिले। इस वक्त की आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एमएलसी चुनाव के जो परिणाम है वो घोषित हो चुके हैं। और वहीं इसी सिलसिले में बीजेपी के विजय शिवहरे ने जीत दर्ज की आगरा से। और वहीं आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी को महज सिर्फ 205 ही मत मिले। और वहीं आपको बता दें कि करीब बीजेपी के प्रत्याशी को इसमें जीत मिली। और वहीं आपको बता दें कि करीब 3,000 से ज्यादा मतों से बीजेपी के प्रत्याशी जीते। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के विजय शिवहरे ने जीत दर्ज की है। और वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी और इस बीच रूस से तेल आयात को लेकर बहस छिड़ी हुई है। और जंग के बीच अमेरिका रूस से तेल आयात को लेकर नसीहत देता रहा। और 2+2 वार्ता के लिए अमेरिका दौरे पर पहुंचे विदेशी मंत्री। और वहीं आपको बता दें कि एस जयशंकर ने अमेरिका को इस मसले पर करारा जवाब दिया। और एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत रूस से जितना तेल एक महीने में खरीदता है उतना तेल तो यूरोपीय देश एक दोपहर तक खरीद लेते हैं। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि भारत की एक महीने के लिए रूसी तेल की कुल खरीद यूरोप की एक दोपहर की तुलना में कम है। और भारत के रूसी तेल के आयात के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि अगर आप रूस से भारत की ऊर्जा खरीद को देख रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि आपका ध्यान यूरोप पर होना चाहिए। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के मद्देनजर जरूरी कुछ ऊर्जा खरीदते हैं, लेकिन आंकड़ों को देखते हुए मुझे संदेह है और महीने के लिए हमारी खरीदारी यूरोप की दोपहर की तुलना में काफी कम है। और वहीं भारत ने कई बयान भी दिए जो यूक्रेन में संघर्ष पर अपनी स्थिति साफ करते हैं। और हम बातचीत और कूटनीति के लिए तत्पर है और हम हिंसा को तत्काल खत्म करना चाहते हैं और हम इन देशों में किसी भी तरह से योगदान करने के लिए तैयार हैं। और इस बीच अमेरिका ने सोमवार को कहा कि रूस से ऊर्जा आयात पर प्रतिबंध नहीं है और भारत अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं कर रहा। और ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद आया, जिसमें दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। और वहीं खबर अब जम्मू कश्मीर से है जहां पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने एक नाका चेकिंग के दौरान एक कार से हथियार और गोला बारूद बरामद किया। और वहीं ये बरामदगी मंगलवार रात नाका पार्टी देख वाहन चालक मौके से फरार होने के बाद वाहन की तलाशी के दौरान हुई है। लेकिन यह साफ नहीं है कि हथियार किस संगठन के लिए ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे। और आतंकी हिंसा में बढ़ोतरी के बाद नए सिरे से सुरक्षा बलों ने पूरे दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक अनंतनाग पुलिस की एक टीम महमूदाबाद डूरू इलाके के पास रात में वाहनों की तलाशी कर रही थी और चेकिंग के दौरान विपरीत दिशा से आ रहा एक वाहन पुलिस पार्टी को देख रुक गया। और एक पुलिस टीम ने हवा में कुछ राउंड फायरिंग की, लेकिन वाहन का चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से वहां से फरार हो गया। वहीं अज्ञात द्वारा छोड़े गए वाहन की जांच करने पर एक लाल रंग का बैग बरामद किया गया जिसमें भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद था। और बैग से AK-47 56 2 AK मैगजीन और 2 पिस्तल 3 पिस्तल मैगजीन 6 हैंड ग्रेनेड AK-47 के 44 राउंड और 9 mm के 58 राउंड बारूद और एक स्लिंग बरामद किया गया। और वहीं थाना दूर अनंतनाग में कानून के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जबकि नाका बिछाया गया और भागने वाले व्यक्ति की तलाश के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया। और पुलिस को वाहन के मालिक के बारे में कुछ सुराग मिले और वो उस संदिग्ध का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो आतंकवादी हथियारों की खेप ले जा रहा था।
गुजरात में कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत मिली। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगे और आगजनी में अपीलों पर फैसला आने तक कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि संबंधित हाईकोर्ट को सजा पर रोक लगानी चाहिए थी। और इससे पहले बीते महीने गुजरात सरकार ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के संबंध में दर्ज 10 मामले वापस भी ले लिए। और सरकारी वकील सुधीर ब्रह्मा भट्ट ने कहा कि उस वक्त कहा था कि राज्य सरकार द्वारा कलेक्टरों को दिए गए निर्देशों के अनुसार मामलों को वापस लेने के लिए विभिन्न अदालतों में आवेदन जमा किए गए थे। और अहमदाबाद में एक सत्र अदालत ने 7 मामलों को वापस लेने की अनुमति भी दी थी। वहीं सिटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 3 और मामलों को वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें धारा 143, 144, 332 अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं ब्रह्मा भट्ट ने बताया था कि हार्दिक पटेल के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे के अलावा अहमदाबाद की सत्र अदालत में पाटीदार आरक्षण आंदोलन का कोई मामला लंबित नहीं है। और उन्होंने कहा था कि अहमदाबाद के रामोल पुलिस थाने में दर्ज पटेल और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेने के संबंध में एक महानगरीय अदालत 15 अप्रैल को आदेश पारित कर सकती है। और उधर हार्दिक पटेल ने मांग की थी कि आंदोलन से जुड़े सभी मामलों को सरकार वापस लेकर पाटीदार युवाओं को राहत दे। और वहीं हार्दिक ने सरकार को चेतावनी भी दी थी कि अगर मामले वापस नहीं लिए गए तो फिर से आंदोलन होगा। वहीं इसी बीच एक फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने दर्ज किया, आपको बता दें कि जीत दर्ज की गई है। वहीं फतेहपुर में भी एमएलसी के जो चुनाव थे उसका परिणाम अब घोषित हो गया है, जहां पर फतेहपुर से भी बीजेपी ने जीत दर्ज किया। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी अविनाश सिंह चौहान ने एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज किया। बीजेपी के प्रत्याशी अविनाश सिंह चौहान को करीब 4,619 मत मिले। और वहीं आपको बता दें कि उनके टक्कर में सपा प्रत्याशी दिलीप सिंह उतरे हुए थे, जिन्हें महज 299 वोट ही मिले। इस वक्त ये बड़ी खबर फतेहपुर से सामने आ रही है, जहां पर सपा प्रत्याशी सिंह को करीब दिलीप सिंह को 299 ही वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को 4,000 से ज्यादा वोट मिले, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी की फतेहपुर से एमएलसी चुनाव में जीत हुई है। और वहीं आपको बता दें कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे जीत के बाद समर्थकों द्वारा उन्हें फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जिसके बाद खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है बीजेपी समर्थकों में। और वहीं आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों की जो खुशी है वो साफ जाहिर हो रही है और ढोल नगाड़ों के साथ खुशी जाहिर की जा रही है। और वहीं यूपी विधान परिषद चुनाव में देवरिया कुशीनगर सीट से समाजवादी पार्टी के चर्चित उम्मीदवार डॉक्टर कफील खान चुनाव हार गए। और वहीं कफील खान को बीजेपी के प्रत्याशी रतनपाल सिंह ने हरा दिया। और देवरिया कुशीनगर सीट उस वक्त सुर्खियों में आ गई थी जब अखिलेश यादव ने यहां से बीजेपी के खिलाफ कफील खान को उतारा था। और तभी से सबकी निगाहें इस सीट पर बनी हुई थी। और इस सीट पर शनिवार को वोटिंग भी हुई और यहाँ 98.11% मतदान हुआ था। और देवरिया कुशीनगर एमएलसी सीट पर कुल 5,513 मतदाता थे, जिनमें से कुशीनगर में 2,727 और देवरिया में 2,786 मतदाता थे। और इस सीट पर बड़ी संख्या में वोटिंग भी हुई थी। और वहीं सपा प्रत्याशी कफील खान और बीजेपी उम्मीदवार रतनपाल सिंह के बीच यहां पर कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। लेकिन अब जब नतीजे सबके सामने आ गए और वहीं बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया है और वहीं डॉक्टर कफील खान को इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रतनपाल सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अब वहीं आपको बता दें कि शनिवार को यूपी विधान परिषद की करीब 36 में से 27 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसके लिए आज सुबह से ही वोटिंग की गिनती जारी थी। और वहीं बीजेपी के 9 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, जबकि बाकी सीटों पर वोटों की गिनती जारी थी। और वहीं नतीजों से पहले डॉक्टर कफील खान अपनी जीत के लगातार दावे भी कर रहे थे। और यही नहीं, ईवीएम की देखभाल के लिए भी वो स्ट्रांग रूम के बाहर डटे हुए थे। और डॉक्टर कफील खान गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत की घटना के बाद सुर्खियों में आए थे, जिसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और वहीं देश में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और गर्मी बढ़ने की वजह से लगातार आग की घटनाएं भी अब सामने आ रही है। और वहीं
रायबरेली से एक आग लगने की घटना सामने आई, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं के खेत में आग लगी और वहीं आग लगने की वजह से लगभग 60 से 70 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई, जिसकी आपको बता दें कि किसी तरह ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया और वहीं आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी बुलाया गया था और वहीं स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। और वहीं आपको बता दें कि हरचंदपुर थाना क्षेत्र के भोला का पूर्वा गांव का ये मामला है, जहां पर ये आग लगी है और आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे जो आग की जो लपटें हैं वो कैसे धू धू कर जल रही है और जो आग की जो धुआं है वो कितनी दूर से भी दिखाई दे रहा है। और वहीं फतेहपुर के बिनकिर नगर में मीरकपुर मोहल्ला के रहने वाले नमक व्यापारी संतोष कुमार अग्रवाल की कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी नाम से बेलाई बाजार में दुकान है और शाम करीब 5:30 बजे अज्ञात कार में सवार कुछ बदमाशों ने दुकान में घुसकर बोरियों से व्यापारी संतोष कुमार और उसके बेटे शैलेंद्र कुमार अग्रवाल का मुंह ढक कर दुकान के अंदर की तरफ खींच लिया और इसी बीच छीना झपटी में अज्ञात बदमाशों ने संतोष पर हमला कर दिया, जिससे नमक व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं नमक व्यापारी के बेटे शैलू गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और वहीं अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए और वहीं घटना की जानकारी होते ही लोगों की वहां पर भीड़ भी जुड़ गई और मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंचा और वहीं घटनास्थल पर पहुंचे बिंदे की विधायक जय कुमार सिंह जैकी और सीओ योगेंद्र सिंह मलिक ने घायल व्यक्ति से पूछताछ भी की है। आज शाम को जैसा कि परिजन ने बताया है कि संत कुमार अग्रवाल जो कि कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से उनकी नमक की दुकान थी और उनका लड़का सैलू दुकान पे थे और बाद में जब उनका ड्राइवर पहुंचता है तो देखता है कि वो उनकी डेथ हो गई है। सिर पे भारी वस्तु से मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी और शैलू को उन्होंने बताया कि घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुँचाया गया। हालांकि हॉस्पिटल में वो ठीक है, स्वस्थ है, उन्हें कोई चोट नहीं है और इसमें अभियोग पंजीकृत करेंगे हम। हमारे लिए चैलेंज है और घटना का पर्दाफाश निश्चित रूप से त्वरित गति से। और वहीं अब खबर यूपी के फतेहपुर जिले से, जहां पर अचानक बिजली का खंभा गिर गया और खंभा गिरने से एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। और वहीं आपको बता दें कि बुजुर्ग सुशील कुमार तिवारी अपने खेतों की तरफ जा रहा था, जिसके बाद अचानक खंभा बुजुर्ग के ऊपर गिर गया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई और मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और मृतक के बेटे ने इसकी जानकारी पुलिस को भी दी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जाँच करते हुए मृतक का शव कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। और वहीं आपको बता दें कि आगे की कार्रवाई अभी जारी है। और वहीं अब खबर फतेहपुर जिले से है, जहां पर युवती के अपहरण और हत्या के मामले में लापरवाही बरतने वाले एसएचओ पर कार्रवाई हुई है। और वहीं आपको बता दें कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र के कसनपुर गोगोली गांव की घटना में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद एसएसपी ने तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक समेत 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया और इनमें 2 को जनपद में होने के कारण तुरंत सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 2 के गैर जनपद तैनाती के चलते आवास पर सस्पेंड लेटर भेजा गया। और इधर युवती के परिजनों ने शव की पहचान का दावा भी किया और पुलिस ने डीएनए सैंपल की कार्रवाई के बाद शिनाख्त की पुष्टि होने की भी बात कही है। और वहीं एसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि थाना कल्याणपुर क्षेत्र में फरवरी 2021 में एक युवती की अपहरण की सूचना थाने में मिली थी, लेकिन थाना अध्यक्ष और 3 सब इंस्पेक्टर के द्वारा शिकायत की सही जांच नहीं की गई। और वहीं परिजनों द्वारा इस मामले में बार बार एप्लीकेशन भी दी गई, मगर पुलिस ने मामले में अलग बिंदु पर जांच की, जिससे पीड़ित का केस नहीं दर्ज हो सका था, जिसके बाद अब पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और वहीं 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। थाना कल्याणपुर क्षेत्र में फरवरी 21 में युवती के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई परिजनों के द्वारा, लेकिन थानाध्यक्ष और संबंधित 3 सब इंस्पेक्टरों द्वारा इसमें सही जांच नहीं की गई। परिजनों द्वारा बार बार एप्लीकेशन दी गई और इन्होंने गलत जांच की, जिसके कारण अभियोग पंजीकृत नहीं हो सका। माननीय उच्च न्यायालय में युवती के पक्ष के लोगों ने जब हैबियस कॉर्पस फाइल किया तब अभियोग पंजीकृत हुआ और सीओ
इनके द्वारा विवेचना की जा रही थी, लेकिन अभी तक युवती की बरामदगी नहीं हो पाई है। लगातार प्रयास किया जा रहा है। और वहीं लखीमपुर खीरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में एकदम से एक तेंदुआ आ धमका। और वहीं आपको बता दें कि मामला गोला रेंज के रायपुर बीट का है, जहां हरप्रीत अपने खेत पर गेहूं की फसल की कटाई करवा रहा था। तभी अचानक एक तेंदुआ उसके खेत में आ गया, जिसको देखकर वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और वहां मौजूद किसानों और मजदूर में भगदड़ मच गई, जिसका वीडियो भी किसानों ने बनाया और वहीं उसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब वायरल हो रहा है। वहीं रायबरेली में विधान परिषद चुनाव में जिले में बीजेपी का परचम लहराया गया, जहां राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने हैट्रिक लगा दी। और बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह ने एक तरफा मुकाबले में सपा प्रत्याशी वीरेंद्र शंकर सिंह को हराया, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह लगातार तीसरी बार एमएलसी बने हैं। और वहीं इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को 2304 मत मिले, जबकि सपा प्रत्याशी वीरेंद्र शंकर सिंह को महज 129 मत ही मिले। और वहीं निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कौशल और वीरेंद्र सिंह को 4-4 मत मिले और साथ ही 23 मतों को अवैध घोषित किया गया है। निश्चित तौर से मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपना प्रत्याशी बना करके हमको रायबरेली जनपद में भेजा, हमारे ऊपर भरोसा किया, हमारे ऊपर विश्वास किया और पंचायत प्रतिनिधि भी उस कसौटी पर खरे उतरे। रायबरेली जनपद के मैं उन पंचायत प्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 95% लगभग 95% मत दे करके उन्होंने विजयी बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और रायबरेली जनपद के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण। वहीं हमारे समाज में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, पर तब क्या हो जब भगवान का रूप कहे जाने वाले बच्चों के जरिए परिवार या करीबी रिश्तेदार अपनी रंजिश के चलते मासूम बच्चे की हत्या कर दे। और आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि क्या है कुछ पूरा मामला। आपसी रंजिश के चलते हरियाणा के करनाल का रहने वाला मासूम जश आज हमारे बीच नहीं है। करनाल में 4 साल के मासूम जश की मौत मामले में पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जश की चाची को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर दिया है। आपको बता दें, पिछले दिनों करनाल में एक मासूम का अपहरण कर उसका कत्ल कर दिया गया था, जिसके चलते पुलिस ने काफी खोजबीन कर जश की चाची को गिरफ्तार कर लिया है। अभी आपने देखा किस तरह माँ रो रो कर अपना हाल बयान कर रही है, लेकिन अब उसका मासूम जश कभी वापस नहीं आएगा। 5 अप्रैल मंगलवार की रात करनाल के गांव कलामपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब 4 साल का मासूम अपने घर से गायब हो गया और तभी गांव वालों ने अनन फनन में पुलिस को जानकारी दी और जश को ढूंढने में लग गए। लेकिन 24 घंटे बाद तक भी जश का कुछ पता नहीं चल पाया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने रोड पर जाम तक लगा दिया। पुलिस ने शक के चलते एक बाबा को गिरफ्तार कर लिया, जो गांव से एक झोले में कुछ ले जाते नजर आ रहे थे। लेकिन बुधवार को कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जश के घर के पास वाले घर की टीन शेड पर जश की डेड बॉडी मिली। बोले पता नहीं क्या होया क्या नहीं, ये तो ऐसा भी काम हो रहा था। हम तो जब जीट रोड जाम करने के लिए आ रहे थे, हमने रोक रहे था, हमने उस टाइम शक हो रहा था। ये कह रहे नहीं वहाँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इनने ये बात हो रही थी भैया इधर उधर हो वहाँ और हम इन तिंगी रफा दफा करा, गुमराह किया जा रहा था। हाँ, गुमराह कराया जा रहा था। डोल के पीछे लड़ाई थी। हाँ, डोल के। सुबह 5 बजे हमारे को बोला गया तुम अरे यहाँ पे। अभी आधे घंटे पहले मेरे सामने मैंने उससे वहाँ जाके बोलिया महाराजस कर दियो कोई काम। बोले ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा पक्का श्योर है। बोले फिर बनती ना काम करे उसकी वाइफ ना जी। हमने पूरा शक उसकी मम्मी ने और उसकी वाइफ ने यू काम करे, खुद मानने यह बात हो। मेरे मुंह उनके बच्चे नहीं हैं। उनके बच्चे हैं जी। पुलिस अभी यहाँ से किसको उठाकर लेकर गई है? ये राजेश को लेके गई है जी। मामला फिर और पेचीदा होने लगा, क्योंकि पास वाला घर किसी और का नहीं बल्कि जश के चाचा का था।
वहीं आपको बता दें कि जश के पिता पिछले 4 महीने से विदेश में नौकरी कर रहे हैं और 6 महीने पहले कुछ जमीनी विवाद के चलते जश की और उसके चाचा की कहासुनी हो गई थी, जो उस समय गांव के पंचायत के जरिए सुलझा ली गई थी। पर किसे पता था कि राजेश का परिवार जश के पिता से रंजिश मना बैठा था और मौका पाते ही जश के जरिए परिवार से बदला लेगा। जश के चाचा अमन ने पहले ही राजेश के परिवार पर शक जाहिर किया था कि एक 4 वर्षीय बच्चा गायब है। उसके बाद में वहाँ के परिजनों ने किसी बाबा पे शक किया था। पुलिस ने बाबा से पूछताछ भी की थी, उसकी भूमिका हमें प्राइमा फेसिया नहीं मिली थी। उसके बाद में परिजनों के बयान पे इंदिरी थाने में धारा 365 IPC के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया था और गांव के आसपास में सर्च अभियान शुरू किया था। अगले दिन सुबह बच्चे की जो डेड बॉडी है वो एक शेड के ऊपर मिली थी। उसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो डेथ है वो स्ट्रेंगुलेशन की वजह से हुई है। जितनी भी केस प्रॉपर्टीज थी जो या डॉक्टर ने जो भी पुलंदे हैंडओवर किए थे वो हमने FSL लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेज दिए हैं। साथ ही जो व्यक्ति हमें संदिग्ध लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी से ही हम इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जा पाएंगे। लेकिन अब पुलिस ने जश की चाची राजेश के बेटे की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश भी कर दिया है। पुलिस का कहना है कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, पर देखना ये होगा कि क्या जश की चाची ही पूरे मामले की मास्टरमाइंड है या अभी इस मामले में और भी लोग शामिल हैं। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।